अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ ध्यान से, है ना, बाप बेटे की कहानी बहुत चल रही है आजकल, उस पर दो बातें और करनी है। अच्छा, मेरी बात शायद हो सकता है आपको थोड़ा चुभ रही होगी, लेकिन जो मेरा भाव था, नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाव स्पष्ट होना चाहिए। आमतौर पे अभी के समाज में जो पिता है वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी पूरी उठाता है और जिम्मेदारी उठाने को लेकर खुश भी रहता है। वो चाहता है कि उसका बच्चा बहुत सफल हो जीवन में, बेहतर जीवन जिए, उसके लिए जो करना पड़ेगा वो त्याग भी करेगा। मैं जो बार बार कहता हूँ वो ये कि उस त्याग में, उस जिम्मेदारी के एहसास में इमोशंस का वो कंटेंट नहीं होगा, इंटेंसिटी नहीं होगी जो इमोशनल इंटेंसिटी माँ के प्यार में होगी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है? जो लड़के हैं उनसे सवाल है, आप लोगों को अपने पिता के साथ आजकल संबंध ठीक चल रहा है या बस ठीक ही चल रहा है ना? चलो मैं फिर से हाथ खड़ा करवाता हूँ, कितने लोग मानते हैं कि बस ठीक ही चल रहा है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, शर्माओ मत। तो वो ठीक ही वाला मामला है। और कितने लोगों को, मतलब जैसे ऐसे कितने लड़के हैं जो घर जाते पापा के साथ 3-4 घंटे गुजारते, पापा बड़ा मजा आ गया आपके साथ, बहुत मजा आता है आपके साथ, ऐसे वाले बच्चे कितने हैं? अच्छी संख्या है। और ऐसे कितने बच्चे हैं जो घर पे जाते पापा से 10-12 मिनट बात कर ली, बाकी दूर ही रहते हैं उनसे, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। लगभग ये वाली संख्या 1/3 के आसपास होगी, वो वाली संख्या 2/3 है। ये जो डिस्टेंस है ये समय के साथ कम होगा या और बढ़ेगा? कम होगा, ये बढ़ेगा। आप अगर कम करने का प्रयास भी करेंगे, हाँ, कम करने का प्रयास करेंगे तो भी कम होने वाला है नहीं, ये आगे चल के और बढ़ने वाला है। और जिस दिन बेटा, अभी तो आप में से अधिकांश लोग कमाते नहीं होंगे, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होंगे अधिकांश लोग, कुछ को छोड़ के। आप में से 80-90% लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट, ठीक बात है ना ये बात? जिस दिन आप कमाने लग गए और गलती से आपकी नौकरी अपने पापा से अच्छी नौकरी हो गई, उस दिन से देखना ये डिस्टेंस कैसा होता है। फिर वो डिस्टेंस चेतना के स्तर पे, भावना के स्तर पे वो व्यक्त होना शुरू होगा। और ऐसे में समझदार पिता धीरे धीरे खुद को बैकफुट पे ले आते हैं। जैसे घर के अंदर फैसला करना, पहले बाप का बोलता है यही होगा, बेटा दांत पीस लेता है, पर क्या करे, एटीएम पापा है, एटीएम पापा है, क्या करे। और जिस दिन वो कमाने लगता है ना, समझदार पिता उस दिन से बैकफुट पे आ जाता है। बेटा बोलता है ये होगा, बेटा बोलता है एकदम ठीक करा मेरा बेटा, एकदम ठीक करा। ये सबसे समझदार एस्केप रूट होता है पिताओं के लिए। जब उनका साम्राज्य का मतलब वो समय आ जाता है तो उसके बाद वो अपने घर में एक खास तरीके से बैकफुट पे आके काम करते हैं। सबके साथ होगा ना, आपके साथ भी होगा, 30-35 साल के बाद आपके साथ भी होगा, सबके साथ होगा, मेरे साथ थोड़ा पहले हो जाएगा, होना सबके साथ है। लेकिन अब मैं इससे जुड़ी हुई एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जैसे एक उम्र के बाद आपका अपने पिता से, मैं लड़कों से बात कर रहा हूँ, लड़कियों के लिए पिता से संबंध उतना ही इमोटिव रहे, ये स्वाभाविक बात है। नैन्सी कोडोरो का थीसिस पढ़ेंगे, उसमें उस सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। मैं किसी पौराणिक और आख्यान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ। मैं असली जो बात कहना चाह रहा हूँ ये पूछना चाह रहा हूँ, आपका अपने पिता से संबंध अच्छा नहीं रहेगा, अमूमन ये बात मान के चलिए। अच्छा मतलब आप बहुत एंजॉय नहीं करेंगे कंपनी उनकी, क्योंकि वो कुछ कहेंगे आप स्वीकार नहीं करना चाहेंगे, ज्ञान लेने के मूड में आप नहीं होंगे एकदम, वो ज्ञान दिए बिना रह नहीं पाएंगे। इमोशंस की बात उनको करनी आती नहीं है, ना आपको करनी आती है, आपको कहीं और कर लेते हैं, उनसे नहीं कर पाएंगे। बाप बेटा इमोशन की बातें करें, ये हमारे समाज में नहीं हो पाता आमतौर पर, है ना? माँ से कर लेंगे, बाप से नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके पिता को कोई संकट आए, आप उनके संकट को दूर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे नहीं लगाएंगे? लगा लेंगे। मोहब्बत नहीं करेंगे, चिंता करेंगे, केयर करेंगे। और आपके मन में यह भी आएगा कि उन्होंने जितना संघर्ष मेरे लिए किया, अब मैं उसकी एक एक पाई पाई चुका दूं, मतलब सांकेतिक रूप में उनको ये महसूस हो कि उन्होंने बेटे पर इतनी मेहनत करके अच्छा किया, बेटी पर मेहनत करके इतना अच्छा किया। ये है कमिटमेंट, है जहां इमोशंस बहुत ज्यादा आपके नहीं, पर कमिटमेंट तो है ही, जबरदस्त कमिटमेंट है। और अपने पेरेंट्स की चिंता करना केवल पर्सनल मामला नहीं है, उसमें सोसाइटी ने आपको जो सिखाया बचपन से पेरेंट्स की वैल्यू, वो भी एक पक्ष है। तो अंतर करना है, प्रेम अलग चीज है, कमिटमेंट अलग चीज है, कहीं कहीं मिक्स होती है, कहीं कहीं मिक्स नहीं भी होती है। जैसे पिता को लेकर प्रतिबद्धता बहुत ज्यादा रहेगी, प्रेम वैसा नहीं होगा, उतनी सहजता नहीं होगी, लेकिन ये चिंता कि उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए आप दुनिया की हर जो चुनौती है उसको झेलने को तैयार होंगे कि उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनके साथ बैठेंगे तो दिक्कत आपको हो जाएगी, पर उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भाव रहेगा। और ये कॉन्ट्रडिक्शन एक उम्र के बाद पुरुषों के जीवन में दुनिया भर में, केवल भारत की बातें चल रही, दुनिया भर का फिनोमेना है, दिखाई पड़ता है। तो सोशल कमिटमेंट का बेसिक मतलब है आपके परिवार ने, समाज ने जिन चीजों के प्रति आपको प्रतिबद्ध होना सिखा दिया है, यदि उनको लेकर कमिटेड है तो सोशल कमिटमेंट्स हैं। जैसे कोई परंपरा है, आप उसको फॉलो करना चाहते हैं, कोई प्रथा है, कोई सामाजिक मूल्य है, रीति रिवाज है जो समाज के सब लोग मानते हैं, इसलिए आप भी मानते हैं। तो सामाजिक परंपराओं, प्रथाओं, मूल्यों या सोशल गुड कहते हैं, जो समाज के लिए अच्छा है, सामाजिक हित कोई है, कोई सामाजिक हित का कार्य है, उसके प्रति आप कमिटेड हैं अगर, तो ये सब हम कहेंगे कि, और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका मन कह रहा है, क्योंकि आप उस समाज का हिस्सा है और उस समाज के हर व्यक्ति से उम्मीद की जाती है, तो आप भी समाज का हिस्सा होते हुए चाहते हैं कि एक सामाजिक रूप से सजग व्यक्ति के रूप में आप देखें समाज में, इसलिए कमिटमेंट्स हो जाती है। मसलन अभी जो सीएए का विरोध करने वाले लोग हैं, उनमें से अधिकांश लोगों की पर्सनल कमिटमेंट है उसके विरोध में या सोशल कमिटमेंट की वजह से? सोशल कमिटमेंट है। भाई हमारी कौम को ऐसा लगता है खतरा है, तो मैं कौम के साथ हूँ, पढ़ा उसने भी नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ा है। और इधर दूसरे ग्रुप को
हमारे धर्म के लिए फायदे की बात है, सबको लगता है, तो मुझे भी लगता है। पढ़ा इन्होंने भी नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ा है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका झगड़ा सड़क पर चल रहा है। ये होता ही ऐसा ही हर समाज में। तीसरा है व्यावसायिक प्रतिबद्धता, प्रोफेशनल कमिटमेंट। प्रोफेशनल कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, किस किस के प्रति? देखिए, प्रोफेशनल कमिटमेंट का एक तो मतलब होता है अपने क्लाइंट के प्रति। जो व्यक्ति क्लाइंट है, सेवार्थी है, सेवार्थी बोलेंगे ना, उपभोक्ता भी कह सकते हैं। क्लाइंट का सही अनुवाद सेवार्थी होता है, लाभार्थी बेनिफिशियरी का होता है। क्लाइंट के लिए सेवार्थी शब्द ज्यादा प्रचलित है। तो उपभोक्ता कंज्यूमर के लिए है, ग्राहक कस्टमर के लिए है, तो क्लाइंट के लिए सबसे सटीक शब्द सेवार्थी जो मैं जानता हूं वही है। एक तो क्लाइंट्स के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं, वो सारी जिम्मेदारियां क्लाइंट के प्रति क्या जिम्मेदारी बन सकती है? एक बन सकती है कि जो सेवा का आपने वायदा किया है, गुणवत्ता का वायदा किया है, वो बन सकती है। दूसरी आप कह सकते हैं कि उसकी निजता, यदि आपके प्रोफेशन से उसका लिंक बनता है तो उसके प्रति बन सकती है। जैसे कोई वकील है, सीए है, साइकेट्रिस्ट है, डॉक्टर है, उसे अपने प्रोफेशनल काम करते समय क्लाइंट के बारे में ऐसी कई सूचनाएं मिल जाती हैं जो यदि उसने बाकी लोगों को दे दी तो उसका जीवन चौपट हो जाएगा। तो वो सूचनाएं उसको नहीं देनी है, संभालनी है। तो ये हुआ व्यावसायिक प्रतिबद्धता का एक पक्ष। दूसरा है जो उस प्रोफेशन का कोड ऑफ एथिक्स है। कोड ऑफ एथिक्स के लिए हिंदी शब्द क्या है? नीति संहिता। और दूसरा होता है कोड ऑफ कंडक्ट, आचरण संहिता। ये दोनों टॉपिक नंबर 6 या 7 में आएंगे आपके सामने। कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट जो उस प्रोफेशन का है उसके प्रति मोटे तौर पर रूल्स रेगुलेशंस ही होते हैं इसमें। तो उस व्यवसाय विशेष के जो रूल्स रेगुलेशंस माने जाते हैं उनके प्रति हमारी जो कमिटमेंट है वो व्यावसायिक प्रतिबद्धता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में इन 3 प्रकार की कमिटमेंट्स किसी न किसी मात्रा में दिखती हैं, ये आप कह सकते हैं। अब